पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 13 जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन था जिसका नाम वो कंप्लीट हो चुका है। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिला ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा जिसमें आप ईमेल करके मेरे को अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो। ईमेल सीखने के बाद में जब आपको डाउट पूछना हो तो आप अपने डाउट को एक पेपर में लिख दो, साथ में ये भी मेंशन कर दो कि वो डाउट कौन से क्लास का है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए उसका फिर आप फोटो खींच लो। ठीक है, फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 14.1 में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी आएगा उसके क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सको। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड में चल के देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो आप में से बहुत लोग तो फैक्टराइजेशन का मतलब जानते ही होंगे। फैक्टर से रिलेटेड चैप्टर आप पिछले साल यानी कि क्लास 7th में भी पढ़ चुके हो। फिर भी अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है, सपोज कोई एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं अपन 6। ठीक है, अब ये जो 6 है किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में 6 आता है, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 3 के टेबल में आता है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता है, और 6 के टेबल में 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये जो 1 2 3 और 6 है इसको बोला जाएगा 6 के फैक्टर्स। अगर आपको बोला जाता है कि 6 का फैक्टर्स लिखो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं 6 के, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 और 6। ये सभी नेचुरल नंबर्स 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, चाहे कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, अगर वो प्राइम नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो हर एक नेचुरल नंबर का कम से कम 2 फैक्टर्स तो होता ही है। कौन कौन सा? एक होता है 1, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, और एक होता है वो नंबर खुद, यानी कि जैसे कि 6 का निकाल रहे हैं अपन फैक्टर, तो 6 का जो 6 है वो खुद भी अपना एक फैक्टर है, क्योंकि 6 के टेबल में 6 आएगा ही आएगा। तो 1 के टेबल में कंपलसरी 6 आएगा, 6 के टेबल में भी कंपलसरी 6 आएगा ही। इसी तरीके से किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप फैक्टर निकाल रहे हो तो 2 फैक्टर कंपलसरी उसके होंगे ही होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो ये होता है फैक्टर। अब इन फैक्टर्स को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए कि बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाए और 2 चीज को छोड़ दिया जाए, 1 को और 6 को, यानी कि अगर 6 का निकाल रहे हैं तो इसको अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 ये हो गया 6। तो जो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 अपन लिख रहे हैं ये हो गया फैक्टराइजेशन। अगर आप इसको कॉमा लगा लगा के उसके फैक्टर्स लिख देते हो तो फैक्टर्स हो गया। इसी फैक्टर्स में से 1 को और नंबर इटसेल्फ को छोड़ दो, बाकी सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो वो होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर आपको 8 के फैक्टर्स लिखना हो तो 8 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 के टेबल में 8 आएगा ही आएगा, 2 के टेबल में भी 8 आएगा, 2 4 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 8 आएगा ही आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में 8 नहीं आता है, 7 के टेबल में 8 नहीं आता, और 8 के टेबल में 8 आएगा ही आएगा। तो देखो 2 फैक्टर तो कंपलसरी है, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ दो। अगर इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हम लिख सकते हैं क्या बचा? 2 इंटू 4, इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिए, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये तो नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन हो गया या फिर नेचुरल नंबर के फैक्टर्स हो गए। अगर आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप उसका भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि 5xy, ये एक टर्म है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। 5xy में इसका फैक्टर्स कौन कौन सा है? 5 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, y एक फैक्टराइजेशन है। अगर आपको बोला जाए
सॉरी इसका फैक्टर है, अगर आपको बोला जाए इसको फैक्टराइजेशन करना है या फिर इसको फैक्टराइज करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी चीज को हम लोग 5 इंटू एक्स इंटू वाई इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये फैक्टराइज हो गया। क्या डिफरेंस है, यहां पर कॉमा था और यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बस यही डिफरेंस होता है फैक्टर्स और फैक्टराइज में। ठीक है, तो अब फैक्टराइज जो होता है उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो जो मेथड है हम लोग वो देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड से हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फिलहाल एक्सरसाइज 14.1 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। तो मैं इसको रब करता हूं और अपन देखते हैं कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक, ये पहला मेथड है। किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने के लिए एक मेथड है, कॉमन फैक्टर निकाल के हम लोग उसको मेथड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक एग्जांपल है, समझ लो 12a² प्लस 15ab²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इसको कॉमन फैक्टर के मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको अलग अलग करेंगे। देखो ये इसका फैक्टर क्या होगा, एक 12 हो गया इंटू ए, ये a² हो गया इंटू बी। ठीक, उसके बाद प्लस, ये एक अलग टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, आपको पता है प्लस या माइनस लग जाए तो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडर तो सिंगल टर्म, यहां पर सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन तो ये सिंगल टर्म है। ये चीज आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, 15 को लिखेंगे 15 इंटू ए इंटू b²। ठीक है, अब यहां पर इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 12 का एलसीएम निकाला जाए, 2 से करेंगे पहले, 2 6 12, फिर से 2 से करेंगे या 3 से कर लेंगे, 2 से ही करते हैं, 2 3 6, अब 3 से कर लेंगे, 3 1 3। तो 12 को कौन कौन सा फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 12 को लिख लिया अपन। a² को क्या लिख सकते हैं, a² को लिख सकते हैं a इंटू ए, और बी तो एज इट इज। ठीक है, प्लस मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे फैक्टराइज किया जाता है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक एक स्टेप को देखो। 15 का एलसीएम निकालते हैं पहले। 15 का अगर एलसीएम निकाला जाए, 3 से डिविजिबल है 3 5 15, फिर 5 से डिविजिबल है 5 1 5, ये आ गया 3 इंटू 5। यहां पर देखो ये 2 नहीं है, ये 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, इंटू ए इंटू b² को लिख सकते हैं अपन b इंटू बी। ठीक है, अब देखो ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है, और ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है। इन दोनों में से कौन कौन सा चीज कॉमन है ये अपन को देखना है और उसको बाहर निकालना है। यहां पर 2 है, यहां कहीं भी 2 नहीं है, फिर से 2 है, यहां कहीं भी 2 नहीं है, यहां पर 3 है और यहां भी 3 है। तो देखो ये 3 और ये 3 बाहर आ गया, ये कॉमन निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, पहले 3 निकल गया, यहां पर a है, यहां भी a है, तो a को भी बाहर निकाल लिए। फिर से यहां a है लेकिन यहां a नहीं है, अब यहां पर एक भी है, यहां पर भी एक भी है, तो ये बाहर निकल गया। अब कोई भी चीज कॉमन नहीं है दोनों में, अब क्या करेंगे, इसको बाहर लगाएंगे ब्रैकेट। यहां देखो क्या बच गया, 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4, ये आ गया a और ये हो गया b। 4 इंटू a इंटू b, इसको अब 2, ये बच गया 4 और ये a इंटू b, 4ab, प्लस का साइन लगेगा। यहां क्या क्या बचा है, 5 बचा हुआ है और उसके बाद b बचा हुआ है। ठीक है, 5 और b बचा हुआ है, a बाहर निकल गया और एक b बाहर निकल गया, ये आ गया ब्रैकेट। तो देखो यहां पर इस तरीके से जब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं या फिर कॉमन इसका निकाल के हम लोग इसको ब्रेक करके इस तरीके से बाहर निकाल लेते कोई भी कॉमन टर्म, तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज किया जाता है और इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी कि इन दोनों में से जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकालना है अपन को। तो इसको बाहर निकालने के लिए तरीका ये है कि इसका सबका एलसीएम ले लिया जाए। सबको पहले आप ब्रेक कर लो, जो जो चीज कॉमन है आप उसको बाहर निकाल लो। कॉमन चीज को बाहर निकालने के बाद में आप यहां पर देखो, यहां पर मैं गलती कर दिया हूं, ये b जो है बाहर आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर b नहीं आएगा, 4a प्लस 5b अंदर इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा फैक्टराइज। अगर आपको बोलता है कॉमन मेथड से आप फैक्टराइज करो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले आप पूरा ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के बाद जो जो चीज कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर ले आओ और जो चीज कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो।
तो ये एक मेथड हो गया फैक्टराइज करने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो जो मेथड आपको एक्सरसाइज 14.1 में काम आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, एक दूसरा मेथड आपको और बताता हूं। दूसरा जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। कोई एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, उसको आपको रीग्रुप करना है, रीअरेंज करना है। किसको अरेंज करना है? टर्म्स को। और आपको उसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है या फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। 6xy, ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूं मैं। -4y + 6 - 9x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्वेश्चन दे दिया है, एक एक्सप्रेशन दे दिया है और बोल रहा है कि रीग्रुपिंग टर्म्स के मेथड से आपको इसको फैक्टराइज करना है। यहां पर भी आपको कॉमन निकालना है, लेकिन ब्रेक करके। देखो यहां पर क्या होगा, आपको ग्रुप बनाना है पहले। यहां पर एक्स वाई है तो इन दोनों में वाई है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर एक्स है लेकिन यहां पर एक्स नहीं है। ये एक्स यहां पर है लेकिन इसके साथ में वाई भी है। लेकिन ये देखो यहां पर क्या कर सकते हैं अपन, ये वाला जो टर्म है देखो 9 और 6, इसमें से अपन कॉमन निकाल सकते हैं इसका एलसीएम लेकर। यहां पर देखो पहले 6 का एलसीएम निकालते हैं अपन। 6 का एलसीएम कितना होता है? पहले 2 से अगर करेंगे तो 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। 2 × 3 हो गया, 2 × 3, और ये हो गया इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। माइनस का साइन। 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 × 2, 4 का एलसीएम और साथ में वाई। अब इसके बाद ये दोनों का अपन अलग करेंगे, प्लस 6 का फिर से हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 और इंटू एक्स, क्योंकि यहां साथ में एक्स भी है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे अलग और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे अलग। यहां क्या क्या कॉमन है? यहां ये 2 और एक 2 ये कॉमन हो गया, ठीक है। ये इंटू वाई लिख देता हूं मैं। उसके अलावा ये y और ये y कॉमन निकला, यानी कि 2y बाहर निकलेगा। 2y निकल गया ब्रैकेट के बाहर। अंदर क्या बचा? 3 × x, 3x, माइनस का साइन, और यहां बच गया सिर्फ 2, ठीक है। यहां देखते हैं प्लस यहां पर से देखो 3 जो है यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 3 को केवल बाहर निकालेंगे तो यहां बच जाएगा 2 - 3x, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों जगह देखो, यहां 3x है, यहां भी 3x है, यहां पर 2 है, यहां भी 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये सिंगल टर्म हो गया और ये सिंगल टर्म हो गया, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको एक काम और करना पड़ेगा। ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अगर अपन बाहर निकाल देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, और सॉरी प्लस नहीं होगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 3x प्लस में हो जाएगा और 2 माइनस में। कैसे होगा देखो, इसी को बोलते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है। जो टर्म्स है उनको आपस में आपको रीग्रुप करना है, ठीक है, और उसका आंसर लेकर आना है। बहुत इजी है। देखो क्या होगा यहां पर, अभी पहले इसको लिखेंगे 2y 3x - 2 एज इट इज लिख लेंगे। अब अगर ये माइनस साइन को अपन बाहर ले जाते हैं तो क्या होगा देखो, माइनस इंटू प्लस, पहले माइनस हो गया, 3 का एज इट इज रहेगा। अब ये जो 3 है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, क्योंकि माइनस को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये हो गया -2 + 3x। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर 2 प्लस में ही है, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां पर माइनस में, ठीक है। तो जब माइनस साइन अगर किसी के बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है, तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो गया यहां पर, इसको अपन लिख सकते हैं 2y × 3x - 2, ये -3, और यहां आ गया 3x - 2। इसको सिर्फ रीअरेंज कर दिए, 3x को इधर ला दिया, -2 को इधर लिख दिया। अब देखो ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। यहां भी 3x - 2 है, यहां भी 3x - 2 है, तो फिर से यहां से एक चीज और कॉमन निकाल सकते हैं। क्या? 3x - 2 इन दोनों में से कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया यहां पर 2y - 3, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 2y - 3। ये इसका आंसर होगा। तो रीग्रुपिंग टर्म्स के मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखते हैं कि कहां कहां से अपन कॉमन निकाल सकते हैं। वो ग्रुप में डिवाइड करने के बाद पहले उसका कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें से फिर से एक बार यहां पर देखो जो जो नंबर कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल के इस तरीके से इस फॉर्म में लेकर आते हैं।
तो ये जो भी चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जितने पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल एक्सरसाइज 14.1 में ये दो मेथड ही आपके काम आने वाले हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।